हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी भाटपार में। तो कैसे है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या किसी भी हिंदी माध्यम बोर्ड के बच्चे हैं जहां पे जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी का सिलेबस है, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग अध्याय 4 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण, इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है, द्विघात समीकरण का मूल किस तरीके से निकालते हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। इस सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन करके समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी बुक है उसका प्रश्नावली 4.1 के जितने सारे क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप सभी लोग अपना पेन, रफ और पेन और एनसीईआरटी में प्रश्नावली 4.1 को खोल के बैठ जाइए और मेरे साथ आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करिए। ठीक है, तो चलिए मैं आप सभी को लेकर चलता हूं अपनी कॉपी पे, जहां पर हम लोग प्रश्नावली 4.1 के जितने सारे क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने कॉपी पे। तो दोस्तों, हम लोग कक्षा 10 का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर 3-4 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है दोस्तों, तो द्विघात समीकरण को हम लोग शुरू करने से पहले प्रश्नावली 4.1 के जितने सारे क्वेश्चन उसको हम लोग हल करने से पहले कुछ बेसिक बातें उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि द्विघात समीकरण किसको कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि जिससे टाइम ज़्यादा मतलब वेस्ट ना हो, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि कोई भी अगर समीकरण होगा, अगर उसका अधिकतम घात, यानी कि अगर अधिकतम घात उसके 2 होंगे, अगर 2 होगा घात, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। अगर एक घात है, अधिकतम एक घात है, तो उसको क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। अगर 3 घात है तो उसको बोलेंगे त्रिघात समीकरण। ठीक है, चलिए आई होप को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं व्यापक रूप क्या होता है। तो जो हमारा द्विघात समीकरण होता है उसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 है और a b c जो है हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर ये a है, अगर मान लीजिए a को मैं 0 कर देता हूँ, तो जो x का मान है, x² का मान है, ये 0 नहीं हो जाएगा। जब x² खत्म हो जाएगा तो हमारा द्विघात समीकरण कहाँ रहेगा, क्योंकि द्विघात समीकरण की परिभाषा ही वही होता है कि जिसका अधिकतम घात 2 हो, तो हमारा द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण ले रखा है, जैसे कि 3x² - 5x + 2। ये मतलब द्विघात समीकरण है कि नहीं है आपको बताना है। तो बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं है, पहला क्वेश्चन। तो द्विघात समीकरण है, इसलिए है क्योंकि देखिए इसका घात जो x है, यानी कि जो चर है, चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, 2 है। यहाँ पर चर की घात कितनी है, 1 है। और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि अचर होता है, उस पर घात होता है 0 होता है लगभग। ठीक है, चाहे 1 मान सकते हैं। देखिए यहाँ पे x² है, तो सबसे अधिकतम घात कितना है, 2 है ना। अधिकतम कितना है, 2, तो ये हमारा द्विघात समीकरण होगा। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। ये देखिए x² - 4 = 0, तो √2x² - 4 = 0। तो जो x² है इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या है, ये हमारा है कॉर्णी में 2, और कॉर्णी में 2 क्या है, हमारी एक वास्तविक संख्या है, तो भी हमारी ये संतुष्ट हो रहा है। ठीक है, तीसरा इसी में क्वेश्चन दिया है, तीसरा कि 2x + 5 = 0। तो 2x + 5 = 0, तो क्या ये द्विघात समीकरण है। देखिए x पे अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो इस पूरे समीकरण में अधिकतम घात कितनी है, 1 है। और जब 1 है तो ये हमारा रैखिक समीकरण होगा, ना कि द्विघात समीकरण। ठीक है, यहाँ पे देखिए x³ मतलब +x² - 6 = 0। तो यहाँ पे x का अधिकतम घात कितना है, यानी चर की अधिकतम घात कितनी है, तो 3 है, 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। 3 है या 2 है, तो आप बोलेंगे कि 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो आप लोग बोलेंगे 3, तो अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी ना। जबकि हमको चाहिए 2, तो ये भी हमारा क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 नहीं है, 3 है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, उसको मैं एक बार याद दिला देता हूँ प्रश्नावली शुरू करने से पहले। जैसे पहले दिया है a + b का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b², यानी कि पहले वाले के स्क्वायर प्लस पहले फिर दूसरे वाले के स्क्वायर और फिर 2 से गुणा करके a × b। ठीक है, दूसरा इसमें दिया है a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² - 2ab + b²। ये आप लोग याद कर लेंगे, यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस, अगर माइनस है तो माइनस, बाकी a² बाकी सेम टू सेम दोनों में है। ठीक है, तीसरा इसमें फॉर्मूला में लिखा हूँ कि a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab कोष्ट में a + b। ठीक है दोस्तों,
चौथा इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या आता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि एक क्वेश्चन में जोड़ेंगे एक क्वेश्चन में घटाएंगे। चलिए मूल, मूल क्या होता है या फिर हल क्या होता है, तो चर x का वह मान, वह विशेष मान जिसे समीकरण में रखने पर समीकरण का मान, पूरा मान 0 हो जाता है। तो जैसे जो अगर जैसे कोई द्विघात समीकरण है तो उसमें x का वह मान जो उसको 0 कर दे, पूरे समीकरण को क्या कर दे, 0 कर दे, उसको क्या बोलते हैं, वो उस समीकरण का मान है या फिर उस समीकरण का आंसर है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने नोट लिखा है, सबसे बहुत ही जरूरी बात यह है कि जिस समीकरण की अधिकतम जितनी घात होती है, पावर होती है, उतनी ही उस समीकरण के मान या मूल्य या हल होंगे। यानी कि कोई भी समीकरण है उसमें जितना अधिक घात होगा, अगर मान लीजिए एक घात है तो उसका आंसर कितना आएगा, एक। अगर दो घात है तो इसका आंसर कितने होंगे, दो। अगर तीन घात है तो आंसर कितने होंगे, तीन। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग चूंकि द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं इसलिए इसके दो मूल होंगे और उस दो मूल को हम लोग किससे दर्शाएंगे, अल्फा और बीटा से। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ गई कि हम लोग सबसे पहले हमने देखा है कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं, फिर मानक रूप क्या होता है, फिर कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाएगा कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ हमने फॉर्मूले देख लिए, और हल क्या होता है, देखिए एक्स का वह मान जो समीकरण क्या कर दे, 0 कर दे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी समीकरण के जितनी घात होती है उसका उतना आंसर होता है, यानी उतने उसके हल होंगे। ठीक है, चलिए अब प्रश्नावली 4.1 को शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 4.1 का पहला इसमें सवाल दिया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। देखिए हमें इसमें जांच करना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। देखिए इसमें पहला सवाल दिया है, यहाँ पे पहला सवाल दिया है कि x प्लस, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 कोष्ट में x माइनस 3। ठीक है, दिया है तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह पे x है और b की जगह पे 1 है तो 1 इक्वल टू, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x, और प्लस और माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस, और 3 में 2 को गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। ठीक है, चलिए ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक ही होगा, और 2x का गुणा करेंगे तो 2x में गुणा करेंगे तो प्लस 2x, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, माइनस 2x इक्वल टू, माइनस में 6 है और ये प्लस में था उधर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, -1। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर और ये देखिए 2x से 2x कट जाएगा मतलब माइनस हो जाएगा, ये प्लस में इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो प्लस 5 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये देखिए इसका अधिकतम घात कितना बचा है, तो इसका अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है, तो हम लोग लिख देंगे हाँ ये द्विघात समीकरण है। और जो द्विघात समीकरण नहीं होगा उसको हम लोग लिख देंगे नहीं। चलिए इसी प्रकार से दूसरा इसमें सवाल दिया है, इसको भी हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहने देंगे, माइनस 2x है तो 2x रहने देंगे, इक्वल टू, माइनस और प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6, माइनस और माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस, और 2x का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे x में तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, ये प्लस में इधर इन सबको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 6, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 2x। अब इधर क्या बचा, कुछ नहीं है तो 0 बचेगा। ठीक है, 2 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4x और प्लस 6 है तो 6 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें अधिकतम घात कितनी है, तो इसमें अधिकतम घात जो है वो अधिकतम घात कितना है, तो अधिकतम घात है आपका 2, तो ये भी हो जाएगा हमारा हाँ ये द्विघात समीकरण है। समझ में आ रहा है। देखिए अगर दो अधिकतम घात 2 है तो द्विघात समीकरण है, अधिकतम घात 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा चौथा देंगे, इसको भी हल करेंगे, तीसरे नंबर का और चौथे नंबर वाले क्वेश्चन को। देखिए इसका गुणा पहले इसमें करेंगे, इसका गुणा पहले इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा पहले इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, ऐसे इसमें भी करेंगे, पहले इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें और फिर इसका इसमें, ऐसे तो करते हैं गुणा। चलिए हम लोग करते हैं, तो x का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x का 1 में गुणा करेंगे तो x, माइनस और प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, और माइनस 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x, माइनस और प्लस माइनस, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 इक्वल टू, x का x में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x का 3 में गुणा करेंगे तो प्लस 3x, माइनस और प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, और 1 का x में गुणा करेंगे तो x, और प्लस और माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस, और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3। ठीक है, देखिए ये एक्स स्क्वायर है
तो एक्स स्क्वायर देते हैं। देखिए -2x में से प्लस एक्स चला जाएगा तो माइनस एक्स बचेगा, और -2 है तो -2, इन सबको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस और माइनस में गुणा मतलब घटाएंगे तो 2x हो जाएगा प्लस में, और बराबर किधर आएगा तो माइनस में 2x और प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो आ जाएगा 2x, और जब 2x को इधर लेके आएंगे तो -2x हो जाएगा, और ये माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा ना। अब देखिए -2x और -x तो -3x माइनस और प्लस, तो घटाएंगे 3 में से 2 जाएगा तो 1, और चिन्ह किसका लिखेंगे जो बड़ा है, तो 3 बड़ा है तो 3 का आएगा प्लस है तो प्लस लिख देंगे, इक्वल टू 0 तो 0। अब देखिए इसका अधिकतम घात कितना आया है, तो इसका अधिकतम घात 1 है। जब 1 है तो द्विघात समीकरण तो है नहीं, ये तो है रैखिक समीकरण, तो इसको हम लोग लिख देंगे नहीं। ये हमारा इसका नहीं आंसर हो जाएगा, नहीं द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यही इसमें पूछ रहा था पहला क्वेश्चन कि जांच कीजिए कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो हमें यही जांच करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इसमें लगाएंगे। तो अगर मैं इसका कलर चेंज कर लूँ पेन का तो वही काम करेंगे। x का 2x में गुणा करेंगे तो 2x, और 1 पावर 2 पावर, x का 1 में गुणा करेंगे तो प्लस x। ठीक है, माइनस और प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, 2x का 3 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और x है तो x, माइनस और प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और x का 5 में करेंगे तो 5x। ठीक है, चलिए इन सबको इधर बुलाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x तो पहले से यहाँ पे था, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में x स्क्वायर। ये देखिए अब -6 है और +1, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो -5x, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 5x, और ये -3 है तो -3, इधर क्या बचा, कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या बचेगा 0, बराबर का उस पर क्या बचेगा 0। देखिए अब इसके बाद 2x स्क्वायर में से अगर एक एक्स स्क्वायर हटा देंगे तो x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, माइनस और माइनस माइनस, और 5x और -5x तो -10x, और -3 है तो -3, और ये हमारा क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है, तो आप लोग बोलेंगे कि हाँ ये द्विघात समीकरण है, और वो इसलिए द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है 2 है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए इसी प्रकार से 5वां क्वेश्चन देखेंगे, 5वां 6वां और 7वां 8वां। तो 5वां क्वेश्चन को हल करेंगे तो सेम वैसे करेंगे, 2x का गुणा x में करेंगे तो 2, और x और x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 2x का -3 में करेंगे तो प्लस है और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 2x का 3 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, और x है तो x। ठीक है, माइनस और प्लस, माइनस x का 1 में गुणा करेंगे तो x, माइनस और माइनस प्लस, और 3 का x में गुणा 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3। समझ में आ रहा है। चलिए फिर वैसे इसमें करेंगे तो x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और x और -1 तो -x, 5 का गुणा करेंगे x में तो प्लस 5x, और प्लस और माइनस 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5। ठीक है, आगे इन सबको इधर लेके आएंगे, बराबर के इधर लेके आएंगे, तो ये दिया है 2x स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो -x स्क्वायर, और ये देखिए -6 और -1 तो -7x, और ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में 5x, ये पहले से +3 है, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 5, इधर कुछ नहीं बचेगा तो इधर क्या बचेगा 0। इसका आगे 2x स्क्वायर में से अगर 1x घटा देंगे तो क्या बचेगा x स्क्वायर, माइनस है और ये भी माइनस है, तो 7 और 5 जोड़ेंगे, और 7 5 कितना होगा, 7 5 हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 12x, और 5 और 3 8, तो +8 इक्वल टू 0। अभी देखिए बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसका अधिकतम घात कितना है, यहाँ पे 1 है, तो ये कितना अधिकतम घात कितना है, चर का अधिकतम घात कितना है 2 है, जब 2 है तो ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है, यहाँ पे लिख सकते हैं हाँ द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसी प्रकार से जब इसको हल करेंगे तो देखिए क्या होगा, इसको जब हल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिख रहा है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2a मतलब b स्क्वायर, तो यानी कि 2 का स्क्वायर, माइनस 2ab तो 2 और a की जगह पे x और b की जगह पे कितना है 2, तो 2 हो गया। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस
2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 और x है तो x, इन सबको इधर लेके आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इधर माइनस प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और ये पहले से +1 है और ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस में 4, इधर क्या बच जाएगा 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x और 4x 7x, और -4 में से 1 घटा देंगे तो -3 इक्वल टू 0। ये क्या द्विघात समीकरण है, तो इसका अधिकतम घात 1 है तो ये द्विघात समीकरण कहाँ से हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा नहीं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है और ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 7वां और 8वां देखते हैं, इसको भी वैसे ही हल करेंगे। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब है, जब a प्लस बी का होल क्यूब है तो जब इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, a क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 2 4 4 2 8 प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्ट में a प्लस b, तो 3 a की जगह कितना है x और b की जगह कितना है 2, 3ab कोष्ट में a प्लस b यानी कि x प्लस 2 a प्लस b हो गया, और बराबर है तो बराबर, अब बराबर के बाद इधर क्या है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 का 2 में गुणा 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2, और x स्क्वायर का x में करेंगे तो x क्यूब। ठीक है, देखिए मैं कैसे गुणा कर रहा हूँ आपको पहले एक बार समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो चर का चर में गुणा होता है, अचर का अचर का, यानी कि x का x के साथ गुणा होगा और जो नंबर है उसका नंबर के नंबर के साथ, संख्या के संख्या के साथ। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2, और x का x में गुणा करेंगे तो x, और x में क्या होता है घात में क्या होता है कि जब गुणा करते हैं तो गुणा में घात जुड़ जाता है, और जब हम भाग करते हैं तो जो घात होता है वो घट जाता है। देखिए यहाँ पे गुणा कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे पहले से 2 है और यहाँ पे 1 और है तो 3 हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। चलिए, और ये तो हो गया, और ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस और 2x का 1 में गुणा करेंगे तो 2x, क्योंकि किसी भी संख्या में आप किसी संख्या से गुणा करेंगे मतलब 1 से करेंगे तो वही संख्या आ जाती है, तो 2x का 1 में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। यहाँ पे इसका जब करेंगे तो ये x क्यूब प्लस ये 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6x, और कोष्ट में x प्लस 2, और ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये बचा है x क्यूब, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 2x क्यूब। ठीक है, प्लस 8 है तो 8, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, देखिए 12 और x है तो x, ये माइनस में रहेगा तो प्लस में 2x और बराबर 0। देखिए इसको भी मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ माइनस में, ये माइनस में तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस में आ गया। इसका जब इसमें गुणा करेंगे इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 का नाम 6 और x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर हो गया, ये प्लस 8 है प्लस ये हो गया प्लस 6 स्क्वायर, और प्लस का गुणा तो प्लस, और 6 का 2 गुणा तो 12 और x है तो x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और x क्यूब है तो x क्यूब, प्लस है तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, 12 और 2 14 तो प्लस 14x, और प्लस 8 है तो प्लस 8, सॉरी दिख नहीं रहा था, प्लस 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखिए अब इसका अधिकतम घात कितना है, इसका अधिकतम घात 3 है, और जब 3 है तो ये द्विघात समीकरण होगा नहीं होगा, तो हम लोग लिख देंगे नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है। अब इसको देखते हैं, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 3x क्यूब एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1 इक्वल टू, देखिए ये क्या है a माइनस बी का होल क्यूब है, यहाँ पे 3 है तो a माइनस बी का होल क्यूब है, और a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया था जस्ट कुछ देर पहले बताया था, तो क्या होता है a क्यूब यानी कि x का क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब माइनस 3ab, तो 3a की जगह कितना है x और b की जगह कितना है 2 गुणे 2, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्ट में a माइनस बी यानी कि x माइनस 2। ठीक है, यही होता है। तो चलिए इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए x क्यूब, और ये इधर भी है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में x क्यूब, ये -4 है तो -4x स्क्वायर और माइनस x और प्लस 1 इक्वल टू, इधर क्या बचा, ये तो खत्म हो गया है तो ये बचेगा 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, तो -8 और माइनस 3x का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6, और x है तो x और कोष्ट में x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा -4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू -8,
इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6, और x का उसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस, और 6x का 2 में गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और x हो जाएगा। ठीक है, 12 और x हो जाएगा। अब सभी को इधर लेके आएंगे तो देखिए -4 x स्क्वायर स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस में 8, ये माइनस में तो प्लस में जाएगा 6x स्क्वायर, और ये प्लस में जाएगा तो -12x इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -4x स्क्वायर है और ये प्लस 6x स्क्वायर है, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों का तो काम हो गया। अब यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, ये भी माइनस में 12 और ये माइनस में 1 है, तो -12 और -1 तो -13x, ये 8 है और एक ये है, तो क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू 0 तो 0। और ये देखिए इसका अधिकतम घात कितना है, तो इसका अधिकतम घात 3 है। अच्छा 3 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। यहाँ पे मैं हाँ लिख देता हूँ, इतने से आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, हमारा द्विघात समीकरण है। देखिए ये क्वेश्चन था, इसमें 3 घात था, तो अगर कोई क्वेश्चन देख के बताए कि द्विघात समीकरण है कि मतलब त्रिघात समीकरण है या रैखिक समीकरण है, तो नहीं बता सकते जब तक हम इसको हल नहीं करेंगे। जब इसको हम हल करेंगे तो लास्ट तक देखेंगे कि क्या बच रहा है। देखिए लास्ट में क्या बच रहा है, द्विघात समीकरण बच रहा है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण होगा। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो द्विघात, यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कह रहा है कि जो नीचे स्थितियां दी गई हैं इसको हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में सिर्फ व्यक्त करना है, उसको हल नहीं करना है। हमें क्या करना है, बस एक द्विघात समीकरण लिख देना है, बस उसके बाद छोड़ देना है। और इसका नेक्स्ट प्रश्नावली में हम लोग क्या करेंगे, उस समीकरणों को कैसे हल करेंगे। यानी कि द्विघात कोई समीकरण है तो उसको हम लोग कैसे हल करेंगे, जैसे कि उसमें कई सारी विधियां होती हैं, जैसे कि मध्य पद तोड़ना, एक से 4 फॉर्मूला होता है वैसे, पूर्ण वर्ग बना के। तो ये जितनी सारी विधियां हैं हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में हम लोग उसको बहुत डिटेल से पहले पढ़ेंगे। उसको पहले बेसिक समझेंगे कि द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 4.2 के जितने सारे क्वेश्चन है सबको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है, कोई मतलब आपको समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम जो भी आगे के जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है और हमारा मेहनत अच्छा लग रहा है आपको, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करेंगे। तो लाइक करने से कुछ होगा नहीं, कमेंट करने से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन लाइक और कमेंट करेंगे तो मेरा मोटिवेशन थोड़ा बनेगा, और जब मैं मोटिवेट होऊंगा तो और अच्छा वीडियो आप इस चैनल पर लेके आऊँगा, फ्री में आप लोग के लिए लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं बिना देरी के। तो इसमें दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें समीकरण लिखना है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे सर इसको हल नहीं किए हैं, तो हल करना ही नहीं है, इसमें क्या समीकरण बस लिख देना है। देखिए क्या कह रहा है, लेकिन स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, बस निरूपित करना है, हल नहीं करना है। बाकी हम चाहें तो हल भी कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बाकी हम लोग हल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कह रहे हैं कि आयताकार भूखंड है, तो आयताकार एक हो गया। तो आयताकार होता क्या है, आयताकार होता ये है कि एक लंबाई और उसकी चौड़ाई मतलब आमने सामने की भुजा जो होती है वो बराबर होती है। यानी कि अगर ये जितना है उतना ये रहेगा और जितना ये है उतना ये रहेगा। ये तो हमारा होता है आयत। और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आयत का शॉर्टकट में लिख देता हूँ। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हम लोग जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लेकिन लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दें आपस में तो हमारा क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल आ जाता है। तो अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे, माना, अब क्या मानेंगे, देखिए क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हम लोग चौड़ाई को मानेंगे, क्योंकि चौड़ाई का तो 2 गुने से 1 अधिक है लंबाई, तो चौड़ाई हम लोग मानेंगे। तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई हमने मान लिया है x मीटर। ठीक है, x मीटर मान लिया। दूसरे इसकी लाइन हो जाता है, चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई क्या हो जाएगी, अब देखिए क्या कह रहा है, जो लंबाई है, मैं सॉरी चौड़ाई लिख रहा हूँ, लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई क्या हो जाएगी, तो लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से, तो जो चौड़ाई कितनी है x है, x का 2 गुना, 2 गुना का मतलब 2 से गुणा कर दीजिए तो 2x हो जाएगा, से 1 अधिक है तो 1 अधिक है, 2x से 1 अधिक है तो +1 कर दिया, यही हो गया हमारा। अब देखिए जब क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल कितना दिया है, तो हमने अभी पढ़ा है कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई। अभी तुमने पढ़ा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया, क्षेत्रफल दिया 528, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 528
बराबर लंबाई कितना है, तो 2x प्लस 1 ये है, और चौड़ाई कितना है भाई, तो चौड़ाई है x, इनका आपस में गुणा करना है। तो चलिए x का 2x में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस और प्लस प्लस x का 1 में गुणा करेंगे तो x बराबर 528 है तो 528, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। इधर कुछ नहीं है तो 0 है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण बन गया। हमें बस यही बनाना था, द्विघात समीकरण बनाना था, उसको बाद छोड़ देना था। इसको हल नहीं करना कि x का मान हम लोग निकाल दें, x का हम लोग मान निकाल सकते हैं, और कैसे निकालेंगे वो लोग हम लोग ये इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक समीकरण लिखना है। तो देखिए हम लोग मानेंगे जैसे दो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, क्रमागत पूर्णांक क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 3 हो गया, मान लेते हैं 3 हो गया, 3 के आगे क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के आगे क्या आएगा, 5। तो ये कैसे आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्रमागत, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह जो भी है, ये अगर 3 है तो 3 में अगला दूसरा पद कैसे आ रहा है, +1 करके। 4 के बाद 5 कैसे आ रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, +1 कर दे रहे हैं। 5 से 6 कैसे आएगा, तो हम लोग पीछे वाले में से एक, पीछे वाले से एक बढ़ा देंगे, नहीं +1 कर देंगे। तो मान लीजिए अगर कोई संख्या x है तो उसका अगला वाला क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, x + 1, क्योंकि जब उसमें एक जोड़ेंगे +1 करेंगे तभी तो अगली संख्या आएगी। जैसे 3 है, 3 से 4 कैसे आ रहा है, जब हम लोग 3 में एक जोड़ दे रहे हैं। 4 से 5 कैसे आ रहा है, जब 4 में हम लोग एक जोड़ दे रहे हैं। 5 से 6 कैसे आ रहा है, तो 5 में हम लोग एक जोड़ दे रहे हैं। यही तो क्रमागत संख्या, यानी कि उसके जस्ट आगे। तो हम लोग अगर x मानते हैं कोई संख्या, तो अगली संख्या क्या होगी, x + 1, क्योंकि उसमें एक जोड़ेंगे तभी तो उसका आगे वाला संख्या आएगा। तो यही हमें बस समझाना है, ये समझ अगर आप समझ गए तो काम आसान है। तो हम लोग मानेंगे पहली क्रमागत धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक या संख्या। तो देखिए सब धनात्मक है यानी प्लस में है, तो हम लोग मान लेंगे x। जब पहली संख्या ये मान लेंगे तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, उसके आगे वाली संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या कितनी हो जाएगी, तो हमारी हो जाएगी x + 1। अभी तो मैं यहाँ पे बताया हूँ कि +1 कर देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो कह रहे दोनों का गुणनफल दिया है, यानी कि x गुण पहली संख्या दूसरी संख्या x + 1, यही तो है दूसरी संख्या, ये पहली संख्या, दोनों का जो गुणनफल है वो 306 है। 306 हमने कर दिया, बस हो गया। x का x में गुणा करेंगे तो x², x का 1 में गुणा करेंगे तो +x, और ये माइनस प्लस में जाएगा तो माइनस में 306 और इक्वल टू 0। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। देखिए अधिकतम घात 2 है और ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग करेंगे कि रोहन की माँ उससे 25-26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 था, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। ठीक है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो देखिए हम लोग मानेंगे यहाँ पे, माना रोहन की आयु, अगर हम लोग रोहन की आयु मानते हैं x वर्ष, कितना हम लोग मानते हैं x वर्ष के, जो रोहन है वो रोहन x साल का है, तो इसकी माँ कितने साल की हो जाएगी, माँ की आयु। तो जब हम माँ की आयु निकालेंगे तो देखिए खुद ही कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, यानी कि अगर रोहन 1 साल का है तो उसकी मम्मी 26 साल बड़ी है, यानी कि 27 साल की है। अगर रोहन 3 साल का है तो ये 26 साल की है, यानी कि 26 में 3 जोड़ देंगे तो उसकी माँ की आयु निकल जाएगी। तो इसलिए रोहन अगर 1 साल का है तो उसकी माँ कितने साल की हो जाएगी, तो उसकी माँ हो जाएगी 26 और प्लस x, इतने साल की उसकी मम्मी हो जाएंगी। ठीक है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात इतना हो जाएगा, अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो अगर जब 3 वर्ष पहले निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग निकाल देंगे 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले रोहन की आयु, तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, अभी तो x है और 3 वर्ष पहले कह रहे तो x - 3 हो जाएगा। इसी प्रकार जब इसकी माँ का निकालेंगे, माँ की आयु तो ये हो जाएगा x और प्लस 26 और -3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल 360 है, जब गुणा करेंगे दोनों का तो ये हो जाएगा x - 3 और गुणे यहाँ पे x और प्लस 26 में से 3 घटाएंगे तो 23, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 360 है। ठीक है भाई, अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे और ये हमारा समीकरण बन के आ जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं गुणा भी कर देता हूँ, x का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x², x का 23 में गुणा करेंगे तो प्लस
23 और x है तो x का x मोड़ एक्स स्क्वायर प्लस 23x का करेंगे तो 23x, माइनस और प्लस मोड़ेंगे तो माइनस, और 3 का x मोड़ करेंगे तो 3x, और माइनस और प्लस माइनस, और 23 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 69। कितना हो जाएगा 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, 69, और ये प्लस में जाएगा तो माइनस 360। ठीक है, मैं यहीं पे जगह नहीं तो लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और देखिए 23x में से 3x घटा देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 20x, और माइनस मतलब माइनस और माइनस माइनस, और 69 और 60 360 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और 0 9, और 6 और 6 12 कर 2 हासिल 1, और 3 और 1 4, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा -429 इक्वल टू 0, और ये हमारा क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 429x। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 और चौथा दिया, और ये इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। तो दिया है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर पर कम हो जाती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मानेंगे कि माना, देखिए आप लोगों को मैं ट्रिक बता देता हूँ। जैसे पूछ रहा है कि चाल ज्ञात करिए, तो जो ज्ञात करना होता है हम लोग उसी को मानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्स किसको माने, मतलब एक्स किसको माने, दूरी को माने कि चाल को माने, या किसकी आयु माने। जितने हम लोग ऊपर से सवाल नीचे पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो जो हमें ज्ञात करना है उसी को हम लोग मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर चाल पूछ रहा है, चाल ज्ञात करने के लिए हम लोग चाल ही मान लेंगे। तो माना रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल, तो माना रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी x किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर हमने मान लिया, तो कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब कम कर देते दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है, तो वो ज्ञात कीजिए। तो पहले कितना समय लेती थी, तो समय कितना निकालेंगे, जब समय निकालेंगे, समय हमारा क्या होता है, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, तो दूरी बटा चाल हो जाएगा हमारा समय। तो दूरी कितना दिया है 480, और समय चाल कितना दिया है x, ये है x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि अगर ये तो पहला शर्त हो गया, 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो इतना समय लगता है। अब दूसरा इसमें दिया है, दूसरा यहाँ पे जगह नहीं है, मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात कह रहे हैं कि अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, तो कम करने के बाद नया चाल कितना हो जाएगा, तो कह रहा है 8 किलोमीटर कम करना है। तो x तो पहले से है, इसमें 8 कम कर देंगे तो इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब अगर हम समय निकालते हैं, समय तो दूरी कितनी है 480, और चाल कितना है x माइनस 8, क्योंकि आप लोग जानते हैं चाल बराबर क्या होता है दूरी और बटा समय। अगर समय निकालना है तो समय को यहाँ भेजेंगे और दूरी यहाँ चला जाएगा, तो दूरी चाल इधर चला जाएगा, तो दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो दूरी और बटा चाल हो गया, ये हमारा दूसरा कंडीशन हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है कि दोनों को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेता है, यानी कि दोनों के बीच में 3 घंटे का समय है, मतलब 3 घंटे का अंतराल है। तो अगर प्रश्न के हिसाब से देखेंगे तो पहले और दूसरे के अंतर में तो कम करेंगे तो भाई कम समय लगेगा, जैसे अगर चाल कम करें तो ज़्यादा समय लगेगा ना। अगर चाल कम करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। देखिए अगर 5 किलोमीटर के हिसाब से जा रहे हैं तो जल्दी पहुंचेंगे, अगर 3 किलोमीटर के हिसाब से जाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, थोड़ा देरी से पहुंचेंगे। क्योंकि भाई अगर स्पीड में जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, और स्पीड कम करेंगे देरी से पहुंचेंगे। तो स्पीड कम करने वाला ये है, तो इसमें से घटाएंगे ये वाला, तो 3 घंटा आ जाएगा। समय हमारा समय घटा रहे हैं, तो इस वाले समय से इस वाले समय को घटा देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 480 और बटा x माइनस 8 माइनस 480 और बटा x इक्वल टू 3। ठीक है, अब इस समीकरण को हल कर देना है और बाकी आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। इन दोनों का लसा निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x कोष्ठ में x माइनस 8, इससे इसमें भाग तो x बचेगा, x कैसे मोड़ेंगे तो 480 x माइनस 480 x माइनस 8 इक्वल टू 3। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 480 x माइनस है तो माइनस 480 का x में गुणा करेंगे तो 480 x, और माइनस माइनस प्लस 8 गुणे 480 बराबर। इसका देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहीं पे मैं कर देता हूँ। तो इसका इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस 8x। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर बराबर किधर आएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 3 का 24x।
इससे ये कट जाएगा, इसका इसमें गुणा कर लेंगे और इसको इधर बुला लेंगे, इन सबको इसको उधर भेज लेंगे कुल मिला के। तो ये पहले से दिया है 3x² माइनस 24x, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, इसका गुणा कर लीजिए, 8 का 0 में गुणा किया तो 0 और 8 टाइम 64 के 4 हासिल 6 और 8 चौको 32 और 6 32 और 6 38, तो हो जाएगा 3840 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए एक बार नहीं समझ में आया तो मैं और बता देता हूँ। हमने माना है चाल, रेलगाड़ी की चाल माना है x, तो समय कितना लग जाएगा भाई, तो दूरी और बटा चाल, तो हमारा समय हो जाता है, ये पहला समय निकल गया। दूसरा शर्त ये कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर तो चाल, नया चाल कितना हो जाएगा, तो x पहले तो x था, अब x माइनस 8 कर देंगे तो अब समय कितना लगेगा, तो 480 किलोमीटर जाना था और चाल कितना है x माइनस 8, इससे जब भाग कर देंगे तो इस समय निकल के आ जाएगा। तो एक तो ये समय है कि एक समय कह रहे दोनों के बीच में 3 घंटा अधिक समय लेता है, जब कम करते हैं तो 3 घंटा अधिक समय लगता है। तो क्या किए हम लोग, इसको घटा दिए हैं, ज़्यादा में से कम वाले घटाएंगे तो 3 घंटा आना चाहिए समय से, समय में से ये पहला पुराना वाला समय था और ये नया वाला समय था, जब इसमें से घटाएंगे तो 3 घंटा आना चाहिए। इसको हमने सॉल्व कर दिया, इसका लॉस निकाला हूँ तो ये निकल के आया है। इसको भाग देंगे तो x बचेगा, इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे और ये जो नीचे बचेगा इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो वही मैंने किया है और ऐसा करते करते ये हमारा द्विघात समीकरण बन के आ गया। और ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों आप लोगों से कुछ कहना था कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इस चैनल पे हम लोग कक्षा 10वीं के लिए एक विजय बैच चला रहे हैं, जिसमें हम लोग जो कि कक्षा 10वीं का जो कि बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, जो भी बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जाम देंगे 2027 में, उन सभी के लिए फ्री में चला रहे हैं। तो आप सभी लोग इस विजय बैच से जुड़िए और एनसीईआरटी जो भी एनसीईआरटी है, क्योंकि हम लोग किसी भी बोर्ड एग्जाम करते हैं, मतलब किसी भी आप स्टेट से हो, किसी भी हिंदी माध्यम स्टेट से हैं जहां पे सिलेबस एनसीईआरटी लगा है, तो आपके लिए वीडियो बिल्कुल ही मतलब परफेक्ट है। और देखिए दोस्तों जो एनसीईआरटी है, हम बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर एनसीईआरटी क्यों, क्योंकि देखिए जो हम बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है बोर्ड एग्जाम क्रैक करना और उसमें मैथ में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है। तो मैथ में सबसे ज्यादा नंबर लाने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही बोर्ड में आपके क्वेश्चन बनने हैं और बाकी जो भी मार्केट में बुकें हैं उससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए दूसरा बुक रखिए, बाकी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए और बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से एनसीईआरटी इज द बेस्ट। तो आप लोग एनसीईआरटी के जितने सारे मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, आप लोग यहाँ पे क्लास में आइए, उस कॉन्सेप्ट को सीखिए और जो आपके पास दूसरा बुक है तो आप वहां से प्रैक्टिस करिए और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता आप लोग क्या करिए, कमेंट करिए, उसका मैं आंसर जरूर दूंगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस विजय बैच के बारे में बताइए, जिससे वो लोग भी जुड़े और वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 4.2 के जितने सारे क्वेश्चन है और जितने सारे कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझेंगे और उसके बाद हम लोग उस प्रश्नावली को भी बहुत अच्छे तरीके से हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक दीजिए मुझे याद, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।